नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको हिस्ट्री एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के दूसरे पार्ट को समझाऊंगा। इसके अंदर मैंने आपको इसका यूट्यूब का लिंक भी दे रखा है, इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक दे रखा है। एजुकेटर्स इंडिया, ये फिजिकल एजुकेटर्स इंडिया है, ये अपना जो टेलीग्राम चैनल है जिस पर मैं नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, वो भी आपको मेंशन कर रखा है। आप मुझे ईमेल भी भेज सकते हो। हर चीज़ आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वीडियो पे पहुँच जाएंगे जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा। तो इसीलिए एकदम मैंने प्रॉपर तरीके से ये किया है। अब अपनों ने 26 पेज तक पढ़ लिया था, अब अपने पढ़ेंगे आगे। 25 तक पढ़ लिया था, अब 26वें पेज पे अपने पढ़ते हैं। अब अपने पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद अदर साइंस। दूसरी साइंस होती है ना, उनके साथ फिजिकल एजुकेशन कैसे रिलेट कर पाता है, इसके बारे में अपने ध्यान से पढ़ते हैं। खेल समाजशास्त्र या फिर इसको स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी कहते हैं। खेल समाजशास्त्र समाज में खेलों की भूमिका का अध्ययन करवाता है। समाज में मतलब खेलों की क्या भूमिका है, इसके ऊपर अपने को बताएगा। शारीरिक शिक्षा और समाजशास्त्र एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं, ठीक है ना। गहरा संबंध है बहुत ज़्यादा समाजशास्त्र और शारीरिक शिक्षा का, क्योंकि जैसे अब अपने कुछ भी करेंगे शरीर से संबंधित, तो वो चीज़ें सारी समाज में जाके करेंगे, ठीक है। बाद में एट द एंड अपने को क्या समाज में ही सब तो अपने को रहना है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दोनों ही प्रतियोगियों और अन्य पहलुओं के बीच आपसी बातचीत के अवसर प्रदान करते हैं। मतलब देखो, जो मतलब एक तो खुद होगा जो इंसान कर रहा है कोई कार्य, ठीक है। दूसरा किसी के साथ कर रहा होगा कोई कार्य या फिर किसी के सहयोग से कर रहा है, तो दोनों के साथ जो आपसी संबंध बनेगा उसके अंदर अपने सामंजस्य स्थापित कर पाएं, इसलिए स्पोर्ट्स समाजशास्त्र बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी कहते हैं इसको। ये अवसर उन्हें खेल भावना, सहयोग, ईमानदारी, विनम्रता, आत्मनियंत्रण जैसे सामाजिक गुणों को सीखने में सक्षम बनाते हैं। देखो, स्पोर्ट्स अपने को क्या सिखाता है? खेल की भावना से, मतलब खेल की भावना से खेलना है। खेल भावना सिखाता है अपने को एक दूसरे को सहयोग करना, ईमानदारी से खेलना, विनम्रता। विनम्रता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विनम्रता बहुत ही प्यारा गहना है, इस चीज़ का तुम ध्यान रखना। आत्मनियंत्रण, देखो खिलाड़ी वो नहीं है जो अपने आप को काबू ना कर पाए, खिलाड़ी वो है जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन के अंदर अपने आप को नियंत्रित कर पाए। तो फिजिकल एजुकेशन के अंदर अपने को यही चीज़ें सिखाई जाती है। आगे अपने देखते हैं, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि शारीरिक शिक्षा खेल समाजशास्त्र से संबंधित है, ठीक है। ये एकदम पूरा क्लियर है, समाजशास्त्र से संबंधित है। अब दूसरा कौन सी शाखा है विज्ञान की? खेल जैव यांत्रिकी। खेल जैव यांत्रिकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स कहते हैं इसको। खेल या फिर स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स मानव शरीर पर कार्य करने वाले और प्रभाव छोड़ने वाले कई बलों का अध्ययन है, जो बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स कार्य करता है, ठीक है, और कोई ना कोई उसके प्रभाव डालता है। जैसे अपने किसी बॉडी बॉडी को ऐसे अपने धक्का देते हैं, तो धक्का दिया, वो फोर्स कार्य करा, और उसके बाद में जब उस पे कोई कार्य हुआ, उस पे कोई प्रभाव डालना कि जिससे धक्का आगे की तरफ दिया, तो वो आगे की तरफ आगे क्या पुश हो गया और वो आगे की तरफ धकेल दिया उसको, ठीक है, आगे की तरफ मूवमेंट हो गई। खेल बायोमैकेनिक्स मानव आंदोलन पर गति करने, या फिर आंदोलन नहीं है यहाँ पे, ये मूवमेंट होगा, ठीक है, गतिविधि होती है ये मूवमेंट, ठीक है। ये थोड़ा कई बार थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। आंदोलन नहीं है ये गतिविधि होगा यहाँ पे। पर मतलब जैसे मानव गतिविधि पर गति और शारीरिक बलों के नियमों के अनुप्रयोग का अध्ययन करवाता है। जैसे कौन सा क्या नियम होता है, ठीक है। गति के नियम अपने बायोमैकेनिक्स में पढ़ते हैं और बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से है। और ये गति के नियम हो गए, ये सारा मेरा ये मोटिव है। इस पे चैनल पे मैं जितने भी एमपीएड और बीपीएड के अंदर जो भी क्वेश्चन है, अपने जो भी सब्जेक्ट्स है, सब सब्जेक्ट्स के नोट्स इस पे डालूंगा, खेलों का भी डालूंगा। जैसे आपको ये पीपीटी दे रहा हूँ, इससे भी आगे बेस्ट होता जाऊंगा। रियली मेरा विश्वास करो, सबसे बेस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। आपको मतलब आगे किसी सोचने की जरूरत नहीं है, ये भी लिख के आ गया ना तो आपको बेनिफिट होगा। मैं जितना ज़्यादा आपको प्रोवाइड करवाता हूँ ना, उतना आपको मतलब नॉलेज होगी। नॉलेज, इस चैनल का यही उद्देश्य है कि आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाए, ठीक है। आगे अपने शुरू करते हैं। खेल उपकरणों की गति का अध्ययन, मतलब खेल उपकरण कैसे गति करते हैं, कैसे वो कौन सा एंगल होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। क्रियाओं का यांत्रिकी विश्लेषण वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। यांत्रिकी विश्लेषण मतलब मैकेनिकल जो एनालिसिस होता है ना, मैकेनिकल कैसे काम करती है वो चीज़ें, उनका मतलब अध्ययन करना, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आता है। खेल बायोमैकेनिक्स शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। डायरेक्ट ये इतनी चीज़ें आ गई तो शरीर से संबंधित है ही ऑटोमेटिक। खेल चिकित्सा विज्ञान, देखो स्पोर्ट्स अगर कुछ खेलोगे तो कुछ चोट भी लग सकती है, कुछ ना कुछ मूवमेंट्स अपने करते हैं तो कुछ ना कुछ इशू होता ही है। उस प्रकार से ये अपने लिए बहुत ज़रूरी है खेल चिकित्सा विज्ञान। खेल चिकित्सा विज्ञान चिकित्सा और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित है। जैसे शारीरिक गतिविधि या मानव शरीर के बीच संबंध, जैसे शारीरिक गतिविधि होती है ना और मानव शरीर, दोनों में क्या संबंध है, कौन सी गति करने से शरीर कैसे मूवमेंट करता है, क्या करता है, शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पढ़ना अपने को। मानव शरीर पर शारीरिक गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन। देखो, अब गति की तो कैसे मूव हुआ ये तो समझ लिया अपनों ने। आगे ये समझते हैं कि उस गतिविधि का क्या प्रभाव पड़ा बॉडी पे। जैसे अपने पुशअप्स करते हैं तो शोल्डर स्ट्रेंथ बनती है, ठीक है, थोड़े वाइड पुशअप्स करेंगे तो चेस्ट की भी स्ट्रेंथ बनती है। इस प्रकार से मतलब इस प्रकार से अपने को ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो अपने मूवमेंट करवाना, उसका मूवमेंट का अपने बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ा, इसको अपने को ध्यान से देखना। जैसे बाइसेप्स कर्ल्स करते हैं, बाइसेप्स की एक्सरसाइज होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, बाइसेप्स का साइज बढ़ता है। पहले एक्सरसाइज की कैसे होगी, पहले तो ये अपने ने सीखा, उसके बाद में उस एक्सरसाइज को कैसे किया जाता है ये तो सीख लिया, उसके बाद ये देखेंगे कि उसका प्रभाव क्या पड़ा, बाइसेप्स थोड़े से साइज में ज्यादा बड़े हो गए। इस प्रकार से होता है ये।
यह प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन करता है। जैसे कोई अब अपने को इंजरी है या फिर इंजरी हो सकती है, कोई कारक होंगे ना, मतलब कोई ऐसा कारण होगा या फिर अपना ढंग से वार्म अप नहीं किया, कुछ ना कुछ मेडिकल साइंस ही पता लगता है, ठीक है? या कुछ ना कुछ ऐसी कमी है, उसके कारण अपने प्रदर्शन को कोई प्रभावित कर रहा है, ठीक है? कोई ऐसे मतलब कोई चीज़ है अपने, जैसे क्या होता है कई बार ब्लड का लेवल कम हो जाता है। अब ब्लड का लेवल कम हो गया, अब ब्लड क्या, ब्लड ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है अपनी बॉडी के अंदर, तो अब फिर क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इस प्रकार से ये चीज़ें काम करती है कि अपने को मेडिकल साइंस बहुत ज़रूरी है। खेल चिकित्सा विज्ञान, ये स्पोर्ट्स मेडिकल साइंस के अंदर ही पता लगता है सब कुछ। ये मानव शरीर पर पर्यावरण, दवाओं और विकास के प्रभावों का अध्ययन करता है। जैसे पर्यावरण मतलब नेचर का क्या प्रभाव है, एनवायरनमेंट कैसा प्रभाव डाल रहा है अपनी बॉडी पे, दवाएँ जो मेडिसिन्स आपने ले रहे हैं, देखो डोपिंग क्या होता है, ऐसी कोई मेडिसिन लेना या ऐसा कुछ चीज़ करना जिससे अपने परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट आ जाए। तो ये दवाएँ वो नुकसान भी तो चीज़ें पहुँचाती है ना। देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, अगर शॉर्ट टर्म की कोई भी चीज़ करेंगे ना, वो अपने को ज़िंदगी में नुकसान पहुँचाएगी। अगर अपने गोल लॉन्ग टर्म का रखेंगे ना, तो अपने कामयाब भी जल्दी होंगे। सच बात है ये। लोग छोटे-छोटे शॉर्टकट ढूँढते हैं, जिसका कारण क्या होता है, वो एक जगह लूप के अंदर उलझ के रह जाते हैं। ये काम अपने को नहीं करना, अपने को लॉन्ग टर्म गोल बनाना है कि 6 महीने के अंदर मैं अच्छे से प्रिपरेशन करता हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से अपना एग्ज़ाम दूँगा और एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाता है। ठीक है? हड़बड़ी कभी भी नहीं करनी ज़िंदगी के अंदर। और ये दवाओं और या विकास, विकास मतलब जैसे अपने को अगर कोई दवाई ली या फिर कुछ भी अपना एक्सरसाइज की, तो अपने बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ा, मेडिकल साइंस से तो पता ही है अपने को। तो इस प्रकार से अपने ये काम कर सकते हैं, प्रभावों का अध्ययन करता है, इसलिए ये शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। दैट्स इट। आगे देखते हैं अपने खेल शिक्षण। देखो शिक्षण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी चीज़ को सिखाना, किसी को बताना। खेल शिक्षा शास्त्र शिक्षण, मूल्यांकन, प्रशासन और संगठन से संबंधित अध्ययन है। इस ज्ञान का सीधा उपयोग शारीरिक शिक्षा में किया जाता है। देखो देख खेल शिक्षण देखो मूल्यांकन करना, किसी चीज़ का मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन ये होता है कि अपने एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि भाई 60% से ऊपर आ गए या 55% नेट के लिए है। अगर नेट का एग्ज़ाम आपको देना है, तो 55% आपके मास्टर्स डिग्री में होनी चाहिए, ठीक है? तो 55% ये क्राइटेरिया डिसाइड किया गया ना कि जो 55% ले सकता है ना, तो वो कुछ ना कुछ तो है। उसका मतलब कैलिबर है उसके अंदर नेट का पेपर फाइट करने का। इस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है और स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं कि भाई कौन-सा पेपर किस किस लेवल का है। इस प्रकार से ये मूल्यांकन का अपने हो गया। प्रशासन और संगठन, देखो प्रशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? और संगठन, संगठन भी अब संगठन एकजुट करके काम कोई भी काम करेंगे, ठीक है? तो अपने इम्प्रूव करते जाएँगे। संगठन और ये प्रशासन बहुत ज़रूरी है। प्रशासन किसी चीज़ को चलाता है और संगठन होता है वो प्रशासन करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, उनका समूह होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मतलब से संबंधित है। इसका ज्ञान किसके लिए किया जाता है? इसका सीधा उपयोग किया जाता है शारीरिक शिक्षा में, क्योंकि पता ही है आपको टीम बनाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, संगठन से ही बनती है, ठीक है? व्यायाम फिजियोलॉजी या फिर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी या शरीर क्रिया विज्ञान होगी ये, ठीक है? यह मानव शरीर पर व्यवसाय और कामकाजी परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन करवाती है। किसे? एक तो व्यवसाय और कामकाजी परिस्थितियों, जैसे कोई भी अपने कार्य करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये अपनी बॉडी पे क्या प्रभाव डाल रही है, ठीक है? कैसे इसको रिकवरी करनी है अपने को, अपनी मतलब क्या-क्या कौन-सी क्षमता है, उन चीज़ों पे काम करती है, ठीक है? यह एरोबिक क्षमता, रिकवरी, एथलीट के शरीर की शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव से संबंधित है, ठीक है? इस चीज़ के अंदर आप ये देखो क्षमता, एरोबिक और एनारोबिक 2 चीज़ होती है। एरोबिक क्या होती है? जिसके अंदर ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और एनारोबिक क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे स्प्रिंट्स होती है। स्प्रिंट्स में अपना कितना यूज़ करते हैं? स्प्रिंट्स में ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी मूवमेंट्स होते हैं और अपने जल्दी से जल्दी चीज़ें खत्म हो जाती है, तो ऑक्सीजन का इतना मतलब साँस अपने इतना लेते नहीं, ठीक है? लेकिन जो एरोबिक क्रिया होती है, जैसे मैराथन रेस हो गई, ठीक है? एंड्योरेंस की कोई भी चीज़ें होती है, जैसे अपने खो-खो भी खेल रहे हैं, खो-खो खेलेंगे तो क्या होगा, उसमें एंड्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एजिलिटी की भी ज़रूरत होती है, चीज़ें होती है। तो इस प्रकार से ये एरोबिक क्षमता अपने को डेवलप कैसे हुई, क्या हुई, कितनी कम है, कैसे और ज़्यादा डेवलप करें, ये एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर अपने को पता लगता है। आगे रिकवरी रिकवरी अब कैसे क्या ऐसी टैबलेट खाएँ, ठीक है? क्योंकि अपने को टैबलेट का असर क्या है अपनी बॉडी पे, इन चीज़ों का अपने को मेडिकल साइंस में अपने पता लग जाता है। उसके बाद में अपने को कैसे उसमें रिकवरी करनी है। कोई अगर अपने कुछ भी अपने एक्सरसाइज करने से अपने अगर बॉडी रिलैक्स होती है, उसका अध्ययन ये व्यायाम फिजियोलॉजी में किया जाता है, ठीक है? इसके बाद अपने एथलीट की जैसे एथलीट कैसे मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा, उसको जल्दी कैसे मूवमेंट करवाया जाए, तो ये किसमें आ जाता है? ये आ जाता है ये शारीरिक प्रतिक्रियाओं के अंदर आ जाता है, ठीक है? इसके बारे में अध्ययन किया जाता है किसके अंदर? एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है? इंग्लिश में भी नोट्स मैंने दे रखे हैं, ये भी बहुत ईज़ी है, ये मैंने समझा दी तो आप ये भी आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है? बहुत ही ईज़ी है, बहुत ईज़ी लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है? आगे अपने देखते हैं। खेल मनोविज्ञान, देखो मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान होता है व्यवहार का अध्ययन करता है। खिलाड़ी का कैसे व्यवहार है, अपने मतलब कैसे वो खेलते वक़्त कैसा एक्ट कर रहा है अपने, ठीक है? खेलने में उसका ध्यान है कि नहीं है, ठीक है? मानसिक रूप से कोई परेशान तो नहीं है, क्योंकि अगर मानसिक रूप से कोई परेशान होगा ना, उसके हाथों-हाथ व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति जानने के लिए, क्योंकि खिलाड़ी आजकल क्या कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से वो क्या हो जाता है, मनोविज्ञान वाला ऐसे परेशान हो जाता है। उस चीज़ का अध्ययन करने के लिए कि कैसे उसको ठीक किया जाए, तो ये खेल मनोविज्ञान सब्जेक्ट बनाया गया। शारीरिक शिक्षा का प्राकृतिक शिक्षण विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे बुद्धि क्या होता है? किसी अपने सोचना मतलब अपने विवेक से जो कार्य करते हैं, वो बुद्धि से करते हैं। क्या? सीखने के नियम, प्रेरणा प्रेरणा मतलब मोटिवेशन हो गया ना, किसी को देख के अपने प्रेरणा मिलती है, ठीक है? कि भई अगर वो उस इंसान ने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, ये प्रेरणा होगी। प्रशिक्षण का हस्तांतरण मतलब
प्रशिक्षण को मतलब ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को ट्रेनिंग मतलब ट्रांसफ़र होती है या फिर ऐसे हो गया कि भाई पहले लोड कम था, अब लोड बढ़ गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती है, इस प्रकार से ये काम करता है। व्यक्तिगत अंतर मतलब जैसे कोई लंबा है, कोई छोटा है, ठीक है? या फिर कोई तेज़ दौड़ता है, कोई धीरे दौड़ता है। इन सारी चीज़ों का अब कइयों का ऐसा होता है ना कि यार उसके जैसा जीवन होता तो कितना बढ़िया होता। तो ये चीज़ें नहीं होती। अपने लाइफ़ पे खुद को अपने को भरोसा करना चाहिए, ठीक है? अपने को सबसे अच्छी लाइफ़ मिली है। तो इस प्रकार से क्या लोग परेशान हो जाते हैं, उन चीज़ों का अध्ययन करता है। कई जल्दी ले मतलब कई तो जल्दी खेल जाते हैं क्रिकेट या क्रिकेट इन द सेंस या फिर कोई भी गेम खेलता है ना, कोई जल्दी खेल जाता है, कोई लेट खेलता है। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हारा वक़्त नहीं आया है, तो कोशिश करते रहना चाहिए हमेशा। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, कैसा दिखते हो आप, ठीक है? कैसा प्रेज़ेंट करते हो अपने आप को। ये खेल मनोविज्ञान में है ये सारी चीज़ें, ठीक है? अगर आप कॉन्फिडेंस के अंदर हो, चाहे आपको मतलब इतना ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस के अंदर हो ना, तो सामने वाली जो टीम होती है ना, उसका पहले से ही मोरल डाउन हो जाता है। भावनाएँ मतलब क्या होता है? भावनाओं का मतलब ये हो गया कि अपने खेल खेलते वक़्त कितने इमोशनल हो रहे हैं, कितना गुस्सा कर रहे हैं, अपनी भावनाओं पे काबू है कि नहीं है? या फिर कोई मान के चलो रात को ढंग से नींद नहीं आई, फिर भी अपने क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को ज़ाहिर नहीं कर रहे कि हम परेशान हैं या क्या। भावनाओं को नियंत्रण करना, ये मनोविज्ञान का काम होता है। या इसका अध्ययन करना या किसी को अगर कोई परेशान है उसके बारे में जानना, ये मनोविज्ञान का काम हो जाता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा से संबंधित है और यह शारीरिक शिक्षा के भीतर विकसित हो रहा है। सीधी बात है ये। ये आपको एकदम पूरा डायरेक्ट है। खेल दर्शन यह विवादास्पद मुद्दों का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। दर्शन फिलॉसफी बात है, ठीक है? इसके अंदर जो भी आलोचनात्मक जो मुद्दे आ गए, जिसके अंदर कुछ ना कुछ अपने को ध्यान से समझना होगा, उनमें ये अध्ययन करवाता है। जैसे यह तथा विश्वासों और मूल्यों की जाँच करता है। जैसे किसी के क्या विश्वास होते हैं, जैसे होते क्या विश्वास, जैसे मैं मानता हूँ कि अपने जब कोई टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं, तो अपने किट नहीं धोते। ये एक विश्वास है ना अपने तरीके से। ठीक है? इस प्रकार से जो ये चीज़ें हैं ना, प्रथाएँ हो गई, इनके बारे में अध्ययन करना, जो दर्शन है, उसके बारे में अध्ययन करना, ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मूल्य की जाँच करना, मूल्य मतलब ये अपने वैल्यूज़ होती है, जो अपने को घरवालों से मिलती है। अपने स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो अपने को स्पोर्ट्स से मिलती है कि हाँ, एक स्पोर्ट्स होता क्या है? स्पोर्ट्स अपने किस लिए खेलते हैं? लड़ाई-झगड़े के लिए तो खेलते नहीं हैं। स्पोर्ट्स अपने खेलते हैं, अपने आप को खुश करने के लिए और समाज में एक ऐसा संदेश देने के लिए कि एकजुट रह के और खाली समय का प्रयोग करके हम बहुत अच्छी-अच्छी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये स्पोर्ट्स का पूरा मोटिव रहता है, पूरी दुनिया को जोड़ने का काम स्पोर्ट्स करता है। ठीक है? आप देख लेना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है या फिर कोई भी ऐसा फुटबॉल का बड़ा वर्ल्ड कप हो गया, कोई भी मैच होता है ना, पूरी दुनिया एकदम इकट्ठा होके वो देखती है। तो ये चीज़ें हैं, खेल अपने को जोड़ता है, क्योंकि यह खेल और शारीरिक शिक्षा से संबंधित है, दैट्स इट। आगे अपने देखते हैं खेल प्रबंधन खेल के पहलुओं से संबंधित है, जिसमें संगठित खेल, खेल व्यवसाय शामिल है। देखो खेल प्रबंधन करना, खेल को प्रबंध करना, कि खेल कैसे खेला जा सकता है, ठीक है? उसके लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना और उसका समय-समय पर उपयोग करना और उसको उपलब्ध करवाना, ये खेल प्रबंधन का काम होता है। खेल व्यवसाय जैसे मतलब बिज़नेस, स्पोर्ट्स बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत ही बड़ा, ठीक है? इसमें कुछ भी जैसे इक्विपमेंट्स आ गए और भी फैसिलिटीज़ देनी कोई भी और जैसे क्या होता है 2 कंट्रीज़ के बीच में अपने को रिलेशनशिप अगर मतलब बिल्ड करना है, स्पोर्ट्स प्रबंधन उसमें बहुत बड़ा योगदान देता है, ठीक है? ये व्यावसायिकता संबंध सुविधाओं और प्रबंध, बजट, संचार और प्रचार आदि पर केंद्रित है। देखो संचार संचार अगर देखो, अगर अपने खिलाड़ियों को बढ़िया फैसिलिटीज़ दी जाएगी ना, तो खिलाड़ी खेलेगा बहुत अच्छा, ठीक है? ये मतलब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का ही काम है, खेल प्रबंधन का काम है कि खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट की जाए और उनको जितना अच्छा हो सके ना, जैसे टीए, डीए वगैरह ये चीज़ें एकदम अच्छी दी जानी चाहिए, अच्छी सुविधा दी जाए। ट्रेन में भी अच्छी बुकिंग करवाओ, थर्ड एसी दो या फिर कुछ भी ऐसा इतनी सुविधा दो कि खिलाड़ी भी चाहे कि हाँ यार मैं खेल के आऊँ और अपने देश का नाम रोशन करूँ। बजट भी अपने क्या मैनेजमेंट में डिसाइड हो जाता है। बजट क्या होता है? आय और व्यय का क्या लेखा-जोखा होता है। बजट इसको ही कहते हैं, ठीक है? सब चीज़ का प्रबंधन करना, प्रचार करना। स्पोर्ट्स देखो हर चीज़ का प्रचार होता है। अगर अपने किसी मान के चलो क्या होता है चैरिटी होती है आपको पता ही होगा। जैसे मतलब कोई भी है जो ज़रूरतमंद है, एक फुटबॉल का मैच आयोजित करवा लो जितनी भी उसकी टिकट आएगी, सारी अपने ज़रूरतमंदों में बाँट देंगे उसके जितने भी पैसे आए। ठीक है? तो ये क्या प्रचार करते हैं अपनी किसी संस्था का प्रचार करते हैं। तो स्पोर्ट्स बहुत चीज़ें जोड़ता है। आगे अपने देखते हैं शारीरिक शिक्षा के उपरोक्त उपविषयों के ज्ञान के आधार पर यह व्यापक हो गया है कि इन सभी उपविषयों ने मानव आंदोलन या मानव जो अपने कर रहे हैं, आंदोलन के अध्ययन को व गतिविधि का केंद्र बना दिया है। ठीक है? जो भी चीज़ें कर रहे हैं अपने उसको एकदम केंद्र बना दिया है। कुछ हद तक ये उपविषय अलग-अलग है लेकिन शारीरिक शिक्षा के विषय से इनको क्या आंतरिक संबंध या प्रासंगिकता या फिर उनके योगदान पर जोड़ दिया जा सकता है। ये बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में समझाया हुआ है तो आपको समझ आ गया होगा क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन इसको शारीरिक शिक्षा से अपने जोड़ सकते हैं और ईज़िली अपने इस पे वर्क कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षाविदों के लिए शिक्षाविदों मतलब जो हैं, मतलब एजुकेशनिस्ट है, मतलब जो इस चीज़ में आगे बढ़ चुके हैं, जिनको ज्ञान है, एक तरीके से ज्ञानी मान लो। सारी शिक्षा के विषय के अंतर्गत आने वाले उपविषयों का पूर्ण ज्ञान होना महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? मतलब जो पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी और जो पढ़ चुके हैं, उनको इन जो उपविषय है ना, जैसे क्या-क्या है मतलब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो गया, ठीक है? और ये एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हो गई, ठीक है? स्पोर्ट्स मेडिसिन या फिर मेडिकल साइंस है, मतलब इनके बारे में अपने को ध्यान होना चाहिए। कल को अपने कोई भी इश्यू आता है तो अपने इनका ज्ञान होगा तो अपने उसका सॉर्ट आउट कर पाएँगे, ठीक है? इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इस प्रकार से अपने ये आगे बढ़ते हैं अब। देखो अब यूनिट 2 आ चुकी है।
यू नीड टू जितना पॉसिबल होगा उतना मैं आपको जल्दी से जल्दी करवाता हूँ, नहीं तो अपने एक और पार्ट बना देंगे इसका। ठीक है, अब आपने देखते हैं शारीरिक शिक्षा का इतिहास। देखो बहुत बड़ा इतिहास है, कैसे होती है, क्या चीज़ें होती है। अब आपको ये फ़ील होगा कि उस दुनिया में ले जाता हूँ मैं आपको, जहाँ से ये चीज़ें सारी शुरू हुई है। शारीरिक शिक्षा कैसे शुरू हुई? उस दुनिया में आपको फ़ील करवाऊँगा, क्या-क्या होता था। रियली आपने किताबों में पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा, अभी अपने इसको फ़ील करते हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करने के लिए हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक शारीरिक शिक्षा के विकास का अध्ययन करना होगा। यह सच है कि भारत में शिक्षा का इतिहास मतलब शारीरिक शिक्षा सहित लिखित रूप में नहीं है। देखो लिखित रूप में मिलता ही नहीं है ना, उस समय कोई लिखने वाला था नहीं। ठीक है, अपन अंग्रेज़ों से लड़े या फिर कुछ चीज़ें लिखते और शारीरिक शिक्षा को इतना महत्व दिया ही नहीं गया। रियली बता रहे हैं, ये मतलब अपनी नाकामी मानो बदकिस्मती है कि इतना महत्व दिया नहीं गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमने कदम उठाया है, अपने कदम उठाएँगे, शारीरिक शिक्षा को आगे बढ़ाएँगे। शारीरिक शिक्षा के इतिहास का अध्ययन करने के लिए हम इसे निम्नलिखित अवधियों में विभाजित कर सकते हैं। अब एक चीज़ सुनो यार, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि आप मुझे आइडियाज़ दिया करो। मतलब मेरे पढ़ाने का मतलब तरीका कैसा है? या कमेंट करोगे ना तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। रियली बता रहा हूँ, मैं सारे कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सारे क्या अब थोड़े ही आते हैं अभी तक, तो ठीक है, आ जाएँगे धीरे-धीरे। ठीक है, मैं सारे पढ़ता हूँ ए टू ज़ेड, जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको रियली एकदम बेस्ट प्रोवाइड कराऊँगा, किसी ने आज तक नहीं दिया होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि भई आप जैसे कोई भी मतलब मुझे राय देना दोगे ना, तो उससे उस सजेशन पे मैं काम करके और आगे बढ़ूँगा। आपको पूरा कंटेंट बढ़िया तरीके से प्रोवाइड की जाएगा। ठीक है, अब अपने आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता काल, ठीक है, सबसे पहले 3250 से देखो इंग्लिश में मैंने यहाँ दिया रखा है, बहुत प्रॉपर दिया हुआ है। कोई भी डाउट होता है आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपका डाउट मैं क्लियर करूँगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं चीज़ें बताता रहता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। और देखो इंस्टाग्राम जो फिजिकल एजुकेटर्स इंडिया मैंने इंस्टाग्राम बनाया है पेज, उसको भी फॉलो करो, उसमें भी बहुत फन रील्स बनाऊँगा। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी या फिर अपने फिजिकल एजुकेशन फील्ड में जो अच्छी चीज़ें हो रही है ना, उसके बारे में मैं बताऊँगा। पढ़ाई तो मैं आपको यूट्यूब पे करवा ही रहा हूँ। बाकी जो अच्छी चीज़ है, जो माइंड फ्रेश करने के लिए देखो, आपने ऐसी कोई फालतू रील्स देखते रहते हैं, इससे अच्छा कोई काम की रील देखो, अपनी मेमोरीज़ देखो, एक तरीके से वो एल्बम होगा। आपको ये दिखेगा कि मैंने ये किया था, जब मैं मतलब कॉलेज में था तो मैंने ये किया। ये यादें हैं, ये यादें मिलेगी आपको। एकदम बढ़िया संजो के, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको बढ़िया संजो के दूँगा सारी चीज़ें। तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो। ठीक है? वैदिक काल मतलब 2500 मतलब 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में क्या वैदिक काल था ये। पूर्व हिंदू काल 600 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी। ठीक है? ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है? ये मतलब ईसा के जन्म से पहले वो ईसा पूर्व में आता है। और जो ईसा ईसा के जन्म के बाद की जो डेट है ना, वो ईस्वी में आती है। ठीक है? ये उल्टा चलता है। ठीक है? ये इतिहास का विषय है, लेकिन फिर भी थोड़ा मैंने आपको बता दिया। उत्तर हिंदू काल मतलब हिंदू काल के मतलब पहले पूर्व हिंदू काल हो गया और दूसरा ये उत्तर हिंदू काल है। ठीक है? पहले वाला हिंदू काल और ये बाद वाला हिंदू काल। मतलब इसके बाद का। सबसे पहले क्या 320 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। इसके बाद में अपने मध्यकाल आ गया, ये 1000 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक है। ठीक है? अब आपने आगे देखते हैं कैसे-कैसे क्या चीज़ें होती थी। आपको पता लगेगा कि उस समय भी फिजिकल एजुकेशन होती थी। देखो हर प्रकार का एक अलग-अलग रूप होता है। अपने को जानना होता है कि वो कैसा रूप है और कैसे उसको अपने डिफाइन कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता काल 3250 से 50 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व। इस काल में भौतिक कला, शिल्प का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है? भौतिक कला मतलब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालाँकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाए गए युद्ध के हथियारों, औजारों और उपकरणों, मुहरों या मूर्तियों के सावधानीपूर्वक अध्ययन से इतिहास का पता लगाया जा सकता है। देखो, अपने पास ये चीज़ें कोई लिखित चीज़ें तो मिली नहीं है। लेकिन जो-जो अपने को मिला है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने ये जान सकते हैं कि उस समय कैसी-कैसी, क्या-क्या स्थितियाँ हुई होगी और क्या-क्या कौन-से उपकरण प्रयोग किए गए होंगे। उस हिसाब से अपने उनको वज़न के हिसाब से भी देख सकते हैं कि उस समय उन लोगों का क्या कितनी ताकत होती होगी उस समय। ठीक है? इस अवधि के दौरान शारीरिक व्यायाम, दैनिक गतिविधियों, खेल-कूद हो गया और मनोरंजन के माध्यम से किया जाता था। मतलब उसमें कोई कॉम्पिटिशन ऐसे नहीं होता था कि कोई ओलंपिक हो गया, ये चीज़ें। मतलब अपने इंडिया की बात कर रहे हैं। उसके अंदर ये चीज़ें होती थी। मतलब ये इंडिया की बात हो रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी बहुत बड़ा पार्ट है, वो भी मैं आपको बाद में ढंग से पढ़ाऊँगा एक-एक मतलब लाइन वाइज़ बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है? इंडिया में क्या है, इंडिया में वो जो खेल-कूद वगैरह ये चीज़ें होती थी ना, ये मनोरंजन के लिए होती थी, सारी क्रियाएँ। ठीक है? आगे अपने देखते हैं मोहनजोदड़ो, ये बहुत ही फेमस है। ठीक है? मोहनजोदड़ो एक बहुत ही अच्छी सभ्यता है। मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आज के स्विमिंग पूल की तरह एक बड़ा स्नानागार पाया गया था। क्या स्नानागार पाया गया? मतलब स्विमिंग पूल पाया गया। ठीक है? यह जलाशय एक बड़े परिसर का हिस्सा था, जिसका माप क्या है? ये देखो माप कितना है? 60 बाय 36 मीटर था। जिसके बीच में एक स्विमिंग पूल कितना है? इस देखो सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले जो लिखा जाता है ना, वो लंबाई लिखी जाती है। ये लंबाई है, 18 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था। ठीक है? ये विड्थ कह दो या ब्रेथ कह दो। ठीक है? ये चौड़ाई थी इसकी कितनी 7 मीटर और ये 2.5 मीटर है ना, ये गहराई होगी। इस प्रकार से ये चीज़ें की जाती है। ठीक है? जिसके चारों ओर सभी बरामदे स्थित थे। देखो अब बरामदे किस लिए होंगे? मतलब स्नान कर लिया उसके बाद में कपड़े चेंज करने हो, ठीक है? या थोड़ी देर धूप में बैठना हो, ये जो भी बरामदे इस प्रकार से कि कोई सामान रखना हो या कोई थोड़ी देर नहाने के बाद थोड़ी देर बैठ सकते हैं
या कोई कई लोग ऐसे करते हैं कि पहले व्यायाम कर लेंगे बरामदा में, ठीक है, फिर थोड़ी देर टहल लेंगे, उसके बाद में अपने स्विमिंग पूल में थोड़ी रिलैक्स करने के लिए स्विमिंग कर लेंगे। इस प्रकार से ये काम किया जाता था इसके अंदर, ठीक है। बड़े स्नानागारों के पास एक हमाम, स्नानघर, देखो स्नानघर क्या होता है, देखो अब जब भी सारे इकट्ठे नहाते हैं, स्विमिंग पूल आप कभी गए होंगे तो उसमें भी देखा होगा, ये सारे नहाते हैं, तो उसके अलावा एक स्नानागार भी होता है जिसके अंदर अपने नहा लिए इकट्ठा, उसके बाद में अलग से साबुन से नहा सकते हैं अपने अंदर जाके, कि भाई इकट्ठा नहाए तो कोई ना कोई बीमारी ना हो जाए। तो इसलिए अलग से उसमें ये भी चीज़ थी, देखो कितना दिमाग था उस समय भी, ठीक है। चीज़ें लिखित नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस समय कुछ होता नहीं था। एक बड़ा गर्म ठंडे पानी वाला फव्वारा भी था, ठीक है, उस समय देखो ये भी टेक्नोलॉजी थी। तेल लगाने के लिए एक कमरा भी था, देखो तेल अब मालिश मालिश करनी है बड़ी तरीके से, ठीक है, मालिश की, धूप में थोड़ी देर सेक कर लिया, उसके बाद में नहा लिया। तो ये चीज़ें उस समय भी प्रचलित थी। खेलों में संगमरमर, आम की लकड़ी, पत्थर से बने पासे का इस्तेमाल किया जाता था। पासा खेल बहुत लोकप्रिय था। पासे बड़ी मात्रा में पाए जाते थे, ठीक है। ये चीज़ें मिली होगी तभी तो मतलब इनके पास सबूत है ना इस चीज़ का। उस समय मुक्केबाजी भी प्रचलित थी, जैसा कि जैसा कि पाए गए अवशेषों में पता चलता है, ठीक है ना? ये चीज़ें हैं, उस समय थी, मूर्तियाँ पाई गई होगी, मुक्केबाजी करते, ठीक है? इस प्रकार अपने ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस सभ्यता में जानवरों की लड़ाई भी आयोजित की जाती थी, ठीक है? कहीं चित्र मिला हुआ है इस चीज़ का। अब अपने वैदिक काल देखते हैं, इसके बाद अपने इसके जो बाद का काल है वो अपने बाद में पढ़ेंगे। तो वैदिक काल लास्ट है। वैदिक काल में सूर्य नमस्कार को आज की तरह शारीरिक व्यायाम के बजाय धार्मिक कर्तव्य के रूप में माना जाता था। देखो, उस समय धार्मिक कर्तव्य, अब कोई धर्म की इतनी कोई बात नहीं है, जो भी करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा, सीधी बात है, ठीक है? बहुत ही इम्प्रूवमेंट कराता है क्योंकि बॉडी के हर अपने अंग को वो मूवमेंट करवाता है। सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छी चीज़ है। पहले की तरह सूर्य नमस्कार अब एक लोकप्रिय स्वास्थ्य व्यायाम के रूप में विकसित हो चुके हैं। स्वास्थ्य व्यायाम आ गया ना इसके अंदर, हेल्दी एक्सरसाइज या हेल्थ एक्सरसाइज अपने कह सकते हैं। प्राणायाम का अभ्यास भी इस युग का एक महत्वपूर्ण पहलू बन चुका है, ठीक है? जिसे फेफड़ों और शरीर के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है, ठीक है? ये बहुत ही आसान चीज़ है, आपको समझ आ गया होगा, इसमें ज़्यादा समझाने की कोई चीज़ है नहीं। इस काल में आर्य और अनार्य, जो आर्य थे ना, जो बाहर से आए थे, और अनार्य, जो आर्य नहीं है उनको अनार्य कह सकते हैं, के बीच लगातार युद्ध होते थे, ठीक है? इस कारण सैन्य प्रशिक्षण भी काफ़ी प्रचलित माना जाता था। घुड़सवारी, रथ दौड़, शिकार, हाथी की सवारी, भाला फेंकना आदि काफ़ी प्रचलित थे। तलवारबाजी भी काफ़ी प्रचलित थी। लोग पासा खेलों के भी बहुत शौकीन थे। देखो तलवारबाजी हो रही है तो किसी अगर कोई बंदा या फिर कोई इंसान फिट होगा तभी तो वो तलवारबाजी कर पाएगा। रथ दौड़ होती है, ठीक है? और ये शिकार तो कोई फिट इंसान ही कर पाएगा, तो शारीरिक क्रिया वो करते थे उस समय। हाथी की सवारी करते थे, ठीक है? हाथी को कंट्रोल करना कोई आम आदमी का थोड़ी काम है, ठीक है? उसके लिए भी टेक्नीक होती है। ठीक है, भाला फेंकना, भाला अब कोई सैनिक भाला फेंकेगा आजकल तो मतलब 90-90 मीटर जा रहा है, ठीक है? या 100-100 मीटर भी गया हुआ है, ठीक है? अब तो भाला थोड़ा रेंज का बना दिया जाता है, ठीक है? लेकिन 100-100 मीटर भी भाला गया हुआ है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें क्या करती है, ये उस समय भी सारी चीज़ें प्रचलित थी। पोलो जैसे भी इस काल में पुरुष और महिला दोनों द्वारा खेले जाते थे, ठीक है? पोलो जैसे खेल, पोलो आपको पता ही है, बहुत ही प्यारा खेल है, घोड़े पे बैठ के खेला जाता है ये, ठीक है? इसको मतलब इसको हिंदी में चौगान कहते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक इसको भारत लेके आया था और बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था। भारत क्या मतलब एक मुगल शासक था जिसकी मृत्यु क्या कहें पोलो खेलते हुए हुई थी, इस चीज़ का ध्यान रखना। वैदिक काल में शारीरिक संस्कृति और शक्ति का विशेष स्थान था, ठीक है? क्या शारीरिक संस्कृति होगी और शक्ति का विशेष स्थान था। अब अपने ये पूरा बिंदु काल है ना, ये अपने देखेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है? अभी देखो कितने 40 पेज हुए हैं, अभी बहुत सारे पेज हैं, ये आप चीज़ देखो, बहुत सारे पेज हैं वो, और बहुत ही अच्छा मैंने एकदम एक्सप्लेन किया आपके लिए। बिल्कुल ही फ़िक्र ना करें, आपके लिए जितना पॉसिबल हो सकेगा ना बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड की जाएगा। लेकिन आप मुझे यार सपोर्ट करो, ठीक है ना? सपोर्ट करोगे ना तो मुझे एक तो मोटिवेशन मिलता है और दूसरा अच्छा लगता है कि भी हाँ, कोई ना कोई मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है ना, तो सबको अच्छी हेल्प हो रही है। कमेंट करोगे ना तो मुझे अच्छा फ़ील होगा और मुझे अच्छा फ़ील होगा तो मैं और अच्छे आपको नोट्स दूँगा, ठीक है? बाकी आप अपना ध्यान रखो, मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखो, स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी चीज़ें होती रहती है। स्वास्थ्य ज़रूरी है और अच्छी तरह पढ़ाई में भी ध्यान दो, बाकी चीज़ें भी करते रहो और मैं आपका साथ हमेशा ऐसे ही निभाता रहूँगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, सच में आप बहुत अमेज़िंग हो, ठीक है? और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।